हुए हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ होंगे पद्मश्री डॉक्टर जे.एम. हंस, ईएनटी स्पेशलिस्ट, पद्मश्री डॉक्टर अनूप मिश्रा जो कि चेयरमैन है एंडोक्रिनोलॉजी फोर्टिस के, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर एस.एन. सिंह हमारे साथ होंगे जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, पटना मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर हंस आपसे, और ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस ही लोग अभी तक तो समझ नहीं पाए थे, अब व्हाइट फंगस भी सामने आ गया है, तो पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा ये है क्या व्हाइट फंगस, क्या अंतर है दोनों में, कितना घातक है? देखिए, कोई भी फंगस जो है वो प्राइमरीली ह्यूमंस के लिए घातक नहीं होता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली उसको केयर टेक करने के लिए होता है। दो तरह से फंगस हमारे शरीर में जा सकता है, या तो वो एलर्जीज करे, जिसको हम अगर नाक में आएगा तो एलर्जिक राइनाइटिस कहेंगे, फंगल राइनाइटिस, और या वो इन्फिल्ट्रेट कर जाए, इन्फिल्ट्रेटिव फंगस बन जाए, जो कि ये म्यूकोरमाइकोसिस है। दूसरे भी हैं, एस्परजिलोसिस एक फंगस होता है, वो भी अगर बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बॉडी हो जाए तो उसमें इन्फिल्ट्रेटिव बन जाता है। लेकिन आमतौर पे ये देखिए, और एक व्हाइट फंगस जिसको हम कहते हैं कैंडिडा, वो कई बार आपने देखा होगा हमारे जो डायबिटिक्स होते हैं, जो स्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं, या जो बीमार होते हैं, उनके मुंह में एक तरह का व्हाइट सा परत जम जाती है, जो जीभ में जमती है इनडाइजेशन से, वो नहीं, एक थिक सी परत जम जाती है जिसको हम कैंडिडायसिस कहते हैं। तो ये सारे फंगसेस हमारे चारों तरफ हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये हमारा एक कृषि प्रधान देश है और हम फंगस से घिरे हुए हैं, सब लोग, हम मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो फंगस से घिरे हुए हैं। लेकिन आज तक ये सब फंगसेस हमको इन्वॉल्व नहीं करते थे, क्योंकि हम हाइजीन अपनी जो उसको रखते थे, गांव में शायद नहीं होता था, लेकिन तब भी ये सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में ये फंगसेस ज्यादा आते थे। और अब शायद हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है सिचुएशन ने कि क्या कोविड पर से हमारे सिस्टम को और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जो ये इतने रैम्पेंट फंगसेस आ रहे हैं। ये सोचना हमें पड़ेगा कि क्या डायबिटीज को बढ़ा रहा है, क्या हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है साथ साथ, क्योंकि हम स्टेरॉइड थेरेपी भी पहले देते थे, ये फंगसेस भी पहले होते थे, ट्रांसप्लांट सर्जरीज भी होती थी, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, और उसके लिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स भी हम देते थे। हर किसी में ये फंगसेस नहीं होते थे, लेकिन अब क्यों इतना हो रहा है, ये हमें शोध करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर अनूप मिश्रा, बड़े आसान भाषा में अगर मैं किसी को समझाना चाहूं जो इस समय कोरोना से रिकवरी के स्टेज में है, कैसे अंतर करेंगे, क्या है ब्लैक फंगस, क्या है व्हाइट फंगस, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं? देखिए, नंबर एक, आपको और सबको ये समझना है कि व्हाइट फंगस की बात तो छोड़ ही दें, क्योंकि व्हाइट फंगस का कोई खास मतलब नहीं है, और वो हम जब से डायबिटीज शुरू हुई है और जब से स्टीरॉयड शुरू हुए हैं हम बराबर देख रहे हैं, और वो बड़ा आसान है इलाज करना। केवल इस समय हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ब्लैक फंगस पर। अब ब्लैक फंगस की जहां तक बात है, कोई नई बात नहीं है, ये 40 साल से है। हम लोगों ने, जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 20 साल पहले था तब भी मैंने देखा है, लेकिन तब केसेस कम थे। अब जो इतनी ज्यादा एक्सप्लोजन इन केसेस का हुआ है कोविड-19, और करीब करीब 80% लोग स्टीरॉयड पर हैं, और कई लोग बिल्कुल अनकंट्रोल, पहले डायबिटीज थी और अब ज्यादा अनकंट्रोल है, कई लोग का डायबिटीज का पता ही नहीं था और अब डायबिटीज का उनको पता चल रहा है। तो 60 to 70% लोग जो हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी शुगर 300-400 पर है, और जो नहीं हॉस्पिटलाइज हैं उनमें 30-40% की लोगों की शुगर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। और वही एक कारण है इस फंगस को होने का। ये कोई आसान फंगस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये कोई एपिडेमिक भी नहीं है, लेकिन जब हो जाए तो आसान फंगस नहीं है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, ये 100 लोगों में से 50 लोगों को डेथ रेट हो जाएगा, मोर्टेलिटी हो जाएगी। लेकिन ये मोर्टेलिटी पहले ज्यादा थी, 70 से 80% से 20 साल पहले। आज ये बेहतर ये है कि डॉक्टर हंस जैसे लोग हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करती हैं, जो उसको सर्जरी से भी निकाले और नई नई दवाओं से भी ट्रीट करें। तो हमारे पास आशा है इस चीज की कि हम ज्यादातर लोगों को ट्रीट कर सकते हैं इस भयानक बीमारी से। लेकिन पैनिक मत करिए, क्योंकि ये एक मिनिस्क्यूल ऑफ पेशेंट्स में है अभी भी,
क्योंकि हम करोड़ों लोगों को देख रहे हैं, उसमें से मिनिस्क्यूल लोगों को फंगस हो रहा है। तो कोई ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं, कोई एक दूसरे से लगने वाली डिजीज नहीं, तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है डॉक्टर एहसन सिंह, पैनिक करने की बात नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अचानक से हम देख रहे हैं मामले बहुत बढ़ गए। महाराष्ट्र में 1500 लोगों का इलाज चल रहा है, गुजरात में 900 लोगों का इलाज चल रहा है ब्लैक फंगस से। महाराष्ट्र में 90 लोगों की जान चली गई। तो ये अचानक से इतनी तेजी कैसे आ गई, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है कि आजकल स्टेरॉयड थेरेपी लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज बहुत ज्यादा डायबिटीज का प्रकोप बहुत ज्यादा है। और वैसे पेशेंट हो जिनमें डायबिटीज रहता है और वो स्टेरॉयड थेरेपी पे होते हैं, स्पेशली वैसे पेशेंट जो ट्रीटमेंट में कोरोना के लिए, तो प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपी होता है, तो उससे हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, जिसके कारण ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई, वो ब्लैक फंगस हो चाहे व्हाइट फंगस हो, हमारे पुराने साथी हैं, वो हम लोगों के साथ जी रहे हैं और सब जगह प्रेजेंट है। सॉइल में है, एयर में है, वाटर में है, हमारे बॉडी पे है, सब जगह। तो वो अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई, उनको मौका मिल जाता है जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है तो अटैक कर देंगे, तो हम पे अटैक कर देते हैं। वो यही बात है और कोई बात नहीं है। ब्लैक फंगस जो है सो अटैक करता है तो नोज से शुरू होता है, साइनसेस में जाता है, फिर ऑर्बिट्स में जाता है, ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन व्हाइट फंगस जो है, व्हाइट फंगस हमारे लंग्स में जाता है। उसे वैसे नॉर्मल इंडिविजुअल में कुछ नहीं हो, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती तो वहां जाके वो कुछ खुराफात करेगा। तो वो खुराफात करेगा तो वो ओपेसिटी प्रोड्यूस कर देगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन घट जाएगी पेशेंट्स की। इसीलिए उसमें जरूरी है कि हम लोग उसमें ये करें कि जो भी कोरोना का पेशेंट जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एंटीबायोटिक्स पे, एंटीवायरल ड्रग पे, उसको हम लोगों को सोचना चाहिए कि इसको फंगल बीमारी भी हो सकती है। और बहुत आसान टेस्ट है, इसका फंगल कल्चर कराएं, अगर ग्रो हो गया, यूजुअली जितना भी फंगस ग्रो करता है उसमें ज्यादा व्हाइट फंगस ही होता है। तो चेस्ट में हमारा एक्सपीरियंस है कि ज्यादा व्हाइट फंगस ही का प्रकोप होता है। तो वैसे पेशेंट को कल्चर कराना चाहिए। व्हाइट फंगस ग्रो कर जाएगा तो फिर उस पर एंटी फंगल ड्रग ऐड करेंगे हम लोग, तो जल्दी रिस्पॉन्स। और हमारे पेशेंट जो कोरोना के हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो एंटी फंगल ट्रीटमेंट से ठीक हो। ठीक है डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, चाहे ये फंगल इन्फेक्शन व्हाइट फंगस है चाहे ब्लैक फंगस है, किन किन अंगों पर असर करता है? कैसे आप समझेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है? एक आम मरीज जो कोरोना से रिकवर कर रहा है वो कैसे समझेगा? जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो फंगल इन्फेक्शंस है ये दो चीजों से रिलेटेड होते हैं। पहला, आपकी इम्यूनिटी का लेवल क्या है, और दूसरा आपकी हाइजीन का लेवल क्या है। व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस, इनके जो इन्फेक्शन है बिल्कुल डिफरेंट है। व्हाइट फंगस या कैंडिडा ये इतना कॉमन है कि जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु है, उनको भी डायपर रैश व्हाइट फंगस की वजह से होता है। बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। आमतौर पे गर्मियों में हमारे जो टोज है, टोज के बीच में कई बार इचिंग हो जाती है, व्हाइटिश, वहां पे इचिंग होने के साथ स्किन का कलर व्हाइट हो जाता है, वो भी व्हाइट फंगस होता है। कई बार हम टाइफाइड के लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते हैं, उसके बाद माउथ में हमारे थोड़े से कर्डी जैसे दही होता है, जमा हुआ दही इस तरह से हमारे मुंह में अंदर जमा हो जाता है, वो भी कैंडिडा है। बच्चों में भी कई बार हो जाता है, ओरल थ्रश बोलते हैं उसको। तो कैंडिडा इन्फेक्शन या व्हाइट फंगस जो इन्फेक्शन है ये सुपरफिशियल होता है। ये फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स में, वजाइना में, पेनिस में, या जो भी ऐसे अंग है जहां पे नमी ज्यादा देर के लिए रहती है, वहां पे इस इन्फेक्शन को बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। आमतौर पे हम बोल सकते हैं कि सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन है ये हमारी स्किन का। लेकिन जो ब्लैक फंगस है, ब्लैक फंगस रेयर है और डेडली है। व्हाइट फंगस का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। जब स्किन पे होता है तो बड़े हम नॉर्मल से क्रीम्स होते हैं उनको यूज करते हैं। कई बार हम फ्लूकोनाजोल करके एक मेडिसिन है तो उसको देते हैं और हम उसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इतना कॉमन नहीं है। और इसका जो इन्फेक्शन इंटरनल पार्ट्स में होता है वो आमतौर पे हमेशा लो इम्यूनिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। मचाली पेशेंट्स में देखें जिनको ईसोफेगस में कैंडिडा या व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में हो जाता है। लेकिन ब्लैक फंगस
ये एक इन्वेजिव फंगल डिजीज है। ये पहला तो ये है कि आजकल हमें इतना ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, उसके भी दो कारण है। पहला कि स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, जिससे फंगस को ग्रो करने का चांस मिलता है। सेकंड, ये अगर एक पेशेंट आईसीयू में है जिसको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया, तो उस एनवायरनमेंट में इसके स्पोर्स रहते हैं और तब ये एयरबोर्न डिजीज की तरह काम करता है। तो अगर एक पेशेंट को हुआ और उसके बगल वाला जो पेशेंट आईसीयू में एडमिटेड है, अगर वो भी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन स्टेरॉइड्स की हेवी डोज पे है, उसको भी होने का खतरा है। प्लस जो वेंटिलेटर्स पे है पेशेंट्स, उनका जो ह्यूमिडिफायर है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही क्योंकि पेशेंट लोड ज्यादा है, प्रॉपर नर्सिंग नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन की मारामारी में लोग उसका जो माउथ पीस है उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं। तो इन सारे रीजंस की वजह से इन दोनों फंगसेस में हम देख रहे हैं कि इनके केसेस बढ़ रहे हैं। व्हाइट फंगस से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है, इन्वेजिव इन्फेक्शन नहीं करता नेल्स का, और आमतौर पे स्किन का इन्फेक्शन करता है। ब्लैक फंगस इज डेडली और इसके लिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर हंस, ये समझना होगा कि जो लोग कोरोना से इस वक्त रिकवर हो रहे हैं उनमें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है, या फिर जो लोग पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं कोरोना से उन्हें भी हो सकता है ये ब्लैक फंगस? देखिए, जनरली जैसे हम सबने डिस्कस किया कि अगर हमने स्टेरॉइड्स बहुत दिनों से लिए हैं और हमारी डायबिटीज प्रेसिपिटेट हो गई जो पहले नहीं थी और अब हो गई, और हम स्टेरॉइड्स लेते जा रहे हैं, तो ये फंगसेस हो सकते हैं। ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कैंडिडा जो है तो बहुत कॉमन है, लेकिन ये एक स्मूथ सरफेस्ड अपॉर्चुनिस्टिक फंगस होता है। ये होता है, सब जगह होता है, खासतौर पे वेजिटेशन में, प्यूट्रीफाइंग डिकेइंग लीव्स में, इन सब जगह होता है। अगर हाथ ने लिया और आपने नाक में उसको उंगली को डाल दिया तो ये जा सकता है। लेकिन बहुत जरूरी होता है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम ऐसा हो कि वो उसको बचा ना पाए। तो जो एलर्जिक फंगस होते हैं, इवन एस्परजिलोसिस, इन सब का हम, कैंडिडा, इन सब का हम स्किन प्रिक एलर्जिक टेस्ट करते थे और हम इम्यूनोथेरेपी देते थे ताकि जो इसकी रेजिस्टेंस बढ़े और ये फंगसेस के जो इनके सिम्टम्स हैं वो खत्म हो जाए, जो भी ये करते थे। एस्परजिलस नॉर्मली भी या कैंडिडा नॉर्मली भी एक एक्सपेंशन कर देता है। हमारे नाक में जाएगा तो साइनस वॉल्स एक्सपैंड हो जाएंगी, आंख बाहर आ जाएगी, लेकिन उसमें वो इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एलर्जिक फंगस। और हम उसको सक करते थे और निकाल लेते थे और साफ कर देते थे, वो इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ था। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस में जब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं या सक करने की कोशिश करते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है, बिकॉज वो इन्फिल्ट्रेट कर चुका होता है। And these things would generally happen if the immune system of the body is poor. वो अच्छी नहीं है तो ये इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर देता है। इवन एस्परजिलस भी वो भी नॉर्मली एलर्जिक टाइप का होता है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हमारा शुगर लेवल ज्यादा हो, एसिडोटिक हमारा म्यूकोजा हो, तो इनके जो स्मूथ सरफेस्ड फंगस हैं इनके हाइफी निकलने शुरू हो जाते हैं। वो इसी सिचुएशन में निकलते हैं जब एसिडोटिक म्यूकोजा हो, हाई शुगर लेवल हो, तो उसमें ये निकलते हैं और फिर ये अटैच हो जाते हैं नेजल म्यूकोजा में या ओरल म्यूकोजा में, या इवन स्किन से भी चले जाते हैं, जगह जगहों से अंदर चले जाते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है ये हमारे ईएनटी के पास आते हैं, बिकॉज नाक एक ऐसा इनलेट है जहां से हर चीज अंदर जाती है। तो ये वहां पर उसको पहले तो बैठ जाएंगे, फिर जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगी या आपने नेजल हाइजीन को मेंटेन नहीं किया, वो ड्राई हो गया और क्रस्टिंग हो गई, तो ये फिर, और आपकी रेजिस्टेंस कम हो गई तो ये घुसना शुरू हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द अदर फंगसेस एक्सेप्ट फॉर म्यूकरमाइकोसिस हम पहले इम्यूनोथेरेपी से ठीक करते थे, स्किन प्रिक एलर्जिक टेस्ट करते थे, उससे पता लगाते थे कौन सा फंगस है, कौन सी अदर एलर्जन है, और उसको फिर हम इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हम वैक्सीन्स देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। क्या ये अंडरलाइंग एलर्जिक हैं लोग जिनमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या ये बिकॉज ऑफ द वास्ट नंबर ऑफ केसेस एंड इन कंडीशंस वेयर डॉक्टर साहब ने बताया कि हम नहीं उसको ठीक कर पा रहे, नहीं उसको हैंडल कर पा रहे। ये प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमारे देश में नहीं, ये किसी भी देश में होगा तो ये हो जाएगा। किसी भी जहां इतने रैम्पेंट डिजीज हो जाएगी, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, हम लोग उसको नहीं हैंडल कर पाएंगे। मैं
आज रियली खुश हूं कि इस देश में हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया जो सफाई अभियान, तो हम बहुत शायद सुधर गए। अगर वो भी ना हुआ होता तो आज हम एक शायद दूसरी सिचुएशन में होते एज फार एज ब्लैक फंगस इज कंसर्न। ठीक, डॉक्टर अनूप मिश्रा, अब बात ये आ रही है कि स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर खतरा हो सकता है, जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं उन्हें ज्यादा खतरा है, तो अब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट अस्पताल में भी और घर पर भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर लोग हैं, तो अब ये बचें कैसे ब्लैक फंगस से? तरीका क्या है बचने का? देखिए, इसमें बात ये हो रही है कि ज्यादातर लोग जो भी जिनको ऑक्सीजन या जो वेंटिलेटर पर हैं, वो ज्यादातर लोग डायबिटिक हैं या पहले उनको पता ही नहीं था कि डायबिटीज है। तो आज हमारे एक बड़े अस्पताल में छोटे छोटे कस्बों से और विलेजेस से लोग आ रहे हैं इस चीज के, क्योंकि उन्होंने कभी जांच नहीं कराई और उनको अनकंट्रोल डायबिटीज पहले ही से थी, तो ये अनकवर कर रही है। पहले की भी एक मेजर स्टडी जो चंडीगढ़ में हुई है, उसमें कहा 30% लोगों में जब ब्लैक फंगस होता है तो तभी डायबिटीज कई लोगों को पता चलती है। तो हमारे यहाँ अनकंट्रोल डायबिटीज पहले ही थी और कुछ लोगों कई महीनों या सालों से थी, पता नहीं था। आज उनको स्टीरॉयड डे 1 से दिए जा रहे हैं, क्योंकि फिजिशियंस इनडिस्क्रिमिनेट, आई एम सॉरी टू से, फिजिशियंस इनडिस्क्रिमिनेट यूज भी स्टीरॉयड का कर रहे हैं। पहले दिन से देने की कोई जरूरत नहीं है स्टीरॉयड की, जब तक 5 या 6 या 7वें दिन पर नहीं पहुंच जाए या ऑक्सीजन कम ना हो, तब तक स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट उससे ज्यादा हालत खराब हो सकती है अगर। लेकिन आज आप प्रिस्क्रिप्शन देखें तो पहले दिन से स्टीरॉयड शुरू। नंबर 2, जिन लोगों को स्टीरॉयड की जरूरत पड़ती है उनको भी अगर मॉडरेट डिजीज है तो 6 से 10 दिन के बाद बंद कर देना चाहिए, टेपर ऑफ करके। और सीवियर डिजीज है उनको थोड़ा सा लंबा कोर्स चाहिए। अब हो क्या रहा है कि हाई डोज स्टीरॉयड को लोग 3 से 4 हफ्ते लगातार चला रहे हैं। तो आपने प्रश्न पूछा कि साहब कब देख रहे हैं हम फंगस? इनफैक्ट आईसीयू में नहीं देख रहे हैं हम, आईसीयू के बाद देख रहे हैं। जो लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, हाई डोज स्टीरॉयड पर हैं, उनको यहां पर दर्द हुआ, नाक से पानी निकल रहा है, काला पानी, आंख में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आंख बाहर निकलती जा रही है, आंख में सूजन आ रही है और 2 दिखाई दे रहे हैं। ये सब लक्षण है। जहां ये लक्षण है तुरंत उसका इलाज हमको शुरू करके और स्टीरॉयड को शायद जल्दी टेपर ऑफ करके इंसुलिन का इस्तेमाल करके शुगर बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंट्रोल करनी है। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना है, इसकी मोर्टेलिटी 90% से 50% क्यों हुई? क्योंकि हम जान गए कि कब हमको इंटरवीन करना है, और इंटरवीन 5 लोगों को साथ साथ करना है। डॉक्टर हंस की टीम, न्यूरो सर्जरी टीम, इंटेंसिव केयर टीम, डायबिटीज टीम, सब मिलकर जब करेंगे तब आधे लोगों को हम बचा पाएंगे। तो हमको स्टेरॉइड का रेशनल यूज करना है, हमको शुगर बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करना है शुरुआत में ही, चाहे शुगर का मरीज हो या ना हो, और बिल्कुल अच्छी तरह से कंट्रोल करनी है। मैं आपको बताऊं, अगर फिजिशियन ऐसे रहेंगे, ऐसा करेंगे तो ब्लैक डॉक्टर मिश्रा, लेकिन बात यहां पर यह है कि बहुत सारे लोग घर पर खुद भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ तो कोई पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं उन्हें बताने वाला, वो क्या सावधानी बरतें इससे बचने के लिए? एग्जैक्टली, तो मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि वो अपने डॉक्टर से सलाह लें कि कब स्टीरॉयड को जल्दी से खत्म करना है। नंबर 2, उन अपने फिजिशियन से टेलीकंसल्ट से सलाह लें कि शुगर कैसे कंट्रोल रखनी है। अगर ये दोनों चीज हो जाएंगी तो मैं आपको बता रहा हूं 90% लोगों का बचाव बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर एसएन सिंह, क्या हम कुछ स्पेसिफिक बीमारियां कह सकते हैं कि अगर ये पहले से आपको बीमारियां हैं तो आपको ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है, आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है? वैसी बीमारियां जो कि लो इम्यूनिटी करते हैं, जैसे कि ओल्ड पर्सन है, उसकी 80-85 का 75 का, जिसमें इम्यूनिटी लो हो जाती है, जो सीवियर डायबिटीज है, या कोई कैंसर का पेशेंट एंटी मेटाबोलाइट ले रहा है, और कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराया है जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहा है, बहुत सा प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक ले रहे हैं लोग 1 महीने से, चाहे कोई बहुत प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपी पे है,
और भी एड्स का पेशेंट है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमको सावधानी बरतनी होगी कि भाई फंगल इन्फेक्शन ब्लैक हो चाहे व्हाइट, जो हमारा दोस्त था कल का, हमारी इम्यूनिटी सेपरेशन से हम पे अटैक कर सकता है और हमें खतरा पहुंचा सकता है, क्योंकि उसका नाम ही है अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई। तो यही हमें प्रिकॉशन लेना है कि अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल करेंगे, स्टेरॉइड है तो जल्दी टेपर करके खत्म करेंगे उसको। और वो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे हैं तो उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें लोग टैप वाटर डाल देते हैं, तो वो स्टेराइल वाटर डालना चाहिए, नहीं तो वो कोई भी एयर जाएगा लंग में और वो फंगस युक्त होगा तो नेचुरली वो तो इन्फेक्शन करेगा वहाँ लंग में। इसीलिए वो भी प्योर ऑक्सीजन जाना चाहिए, जिसमें कि जीवाणु मुक्त ऑक्सीजन जाना चाहिए। इसलिए ह्यूमिडिफायर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें स्टेराइल वाटर डालना चाहिए। ये बहुत, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की धूम मची है पूरे देश में, जो नॉर्मल भी है वो भी सोचते हैं कि भाई ऑक्सीजन लेके सोए हम। जहाँ 95 भी हो गया, 98 से 96 भी हो गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिया। ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुत डरने की बात नहीं है। ब्लैक फंगस हो चाहे व्हाइट फंगस, हमारा दोस्त था और अभी भी दोस्त है, बशर्ते कि उस पर हम विश्वास करें और भविष्य में भी हमारा दोस्त ही रहे। ठीक है डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, अब मैं फिर से एक बार प्रिवेंशन पर जोर दूंगा। क्या ऐसा किया जाए कि आपको ब्लैक फंगस हो ही नहीं, इस स्थिति से आपको गुजरना ही ना पड़े? मेडिसिन का बहुत ही जुडिशियस यूज होना चाहिए, सेल्फ मेडिकेट ना करें। जैसे पेशेंट्स अब जिनको पता है कि स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं कोविड में यूजफुल है, बट उनको ये नहीं पता कि कब से लेने हैं, वो फिजिशियन से डिस्कस नहीं करते और सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले दवाइयां सिर्फ अपने फिजिशियन के एडवाइस पे लें, नंबर 1। नंबर 2, सफाई का ध्यान रखें। नर्सिंग, जो पेशेंट ऑक्सीजन पे है उसकी प्रॉपर नर्सिंग बहुत जरूरी है। उसकी जो ह्यूमिडिफायर की बॉटल है उसका पानी डेली चेंज करना चाहिए, उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करना बहुत जरूरी है। नोज के जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं इनमें एक ईयरबड लेके उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि फंगस को मौका चाहिए होता है ग्रो करने का। अगर आप उसको मौका देंगे, अगर आप खाने को ऐसे ही रखा छोड़ दीजिए, उसमें फंगस ग्रो कर जाएगा, बिकॉज उसको अपॉर्चुनिटी मिली। तो ऐसी फंगस दे बेसिकली उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए और वो ग्रो कर जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स में स्पेशली उनका डायबिटिक कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे कि उनको ब्लड का जो शुगर लेवल है बहुत ज्यादा शूट ना करे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट को प्रोन बनाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के लिए। और ये इन्फेक्शन स्लो होते हैं, रातों रात नहीं होते, लेकिन जब हो जाते हैं तो उनको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीयूज में अगर पेशेंट, हमें पता है कि ब्लैक फंगस के पेशेंट्स हैं, तो उनको आइसोलेट किया जाए, उनको सेपरेट वार्ड में रखा जाए, जिससे कि जो उनके साथ के पेशेंट्स हैं वहां तक स्पोर्ट्स ना पहुंचे। स्पोर्ट्स फंगस के स्पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू इन्फेक्शन फैलता है, वो हवा में होते हैं। ये जो बात आपने कही इसे थोड़ा सा और समझाइएगा। मेरा ये सवाल भी था कि क्या ब्लैक फंगस जैसे कि